जी नमस्कार। मैं सुमन कार्तिक, मोटिवेशनल ट्रेनर और करियर गाइड। मैं हमेशा सफलता की कहानी के बारे में बताता रहता हूँ और अगर सफलता की कहानी उस व्यक्ति के ही जुबान से अगर सुने कि वो जिस भी क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में कैसे सफल हुए, तो इससे और बड़ा मोटिवेशन कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो जो व्यक्ति सफल हैं, अगर वही अपने जुबानी सफलता की कहानी बताएँ, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। जी, आज मैं बारसूर के बनवासी कल्याण आश्रम में बैठा हूँ और यहाँ पर अभी-अभी जैसे 2026 में जो पद्मश्री सम्मानित का जो घोषणा हुआ है, उसमें से बारसूर के यहाँ डॉक्टर रामचंद्र गौड़बोले जी और उनकी धर्मपत्नी सुनीता गोडबोले। सुनीता गौड़बोले जी, दोनों सम्मिलित में ये पद्मश्री सम्मानित हुआ है इन लोगों को, और उन्हीं से मैं जानूंगा इस सफलता का राज। इतने बिहड़ क्षेत्र में, इतने अंदरूनी क्षेत्र में रह के वो कैसे अपने जीवन यापन किए, कब से ये कार्यक्रम चालू किए और आज पूरे देश में उनके चर्चा हो रहे हैं। तो आपका स्वागत है धन्यवाद, रामचंद्र जी। धन्यवाद, धन्यवाद। सबसे पहले तो हम इस संक्षेप में थोड़ा-सा परिचय आपका जानना चाहते हैं कि कब से यहाँ आप आपने कार्य चालू किए? हाँ, मेरा नाम रामचंद्र गोडबोले और मैं रहने वाला सतारा महाराष्ट्र का हूँ। सतारा महाराष्ट्र का मैं वहाँ पैदा हुआ और वहाँ मेरा 12वीं तक पढ़ाई हो गई। उसके बाद मैंने आयुर्वेद का डिग्री बीएएमएस ले लिया। लेकिन मेरे जीवन में एक एक ऐसे किताब का स्पर्श मेरे जीवन को हुआ कि वो किताब का नाम है मोर एवर फ्रॉम द प्राइमेवल फॉरेस्ट। तो ये किताब आता है डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइट्जर, कि जो फ्रांस या जर्मनी, यूरोप के रहने वाले थे और अफ्रीका में उन्होंने आदिवासियों के बीच में अपना पूरा जीवन बिताया और उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो जीवनी जब पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा भी एक जीवन हो सकता है, सफलता, कि जो आदमी यूरोप से जन्म लिया और अफ्रीका के महाभीड़ क्षेत्र में उतना समय में 100 150 साल पहले जाके वहाँ आदिवासियों की सेवा में रत हो गया। तो मेरे जीवन में एक मोड़ ऐसा आ गया। उसके बाद मैं एक अपने प्रकाश आमटे, बाबा आमटे, उनका एक आश्रम है, वहाँ मैं उनको देखने के लिए गया। तो वहाँ जाके बात किया मैंने उनसे, लेकिन किसी कारण वहाँ लेप्रोसी का कोर्स नहीं करने के कारण मुझे वहाँ प्रवेश नहीं हो पाया। फिर मेरे कोई दोस्त थे तो उन्होंने मुझे संस्था से परिचय करवाया, वनवासी कल्याण आश्रम, और उनके कारण मैं गुजरात का जो डांग और महाराष्ट्र का नासिक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ भिल्ल आदिवासी थे, उनके बीच में मेडिकल का काम करने के लिए मैं गया। वहाँ मैं 4 साल काम किया। उसके बाद मैं घर आया, मेरी माँ गुजर गई। अभी माँ पिता भी नहीं है मेरे, हम दोनों ही हैं, हमको कोई संतान नहीं है। तो मैं वो घर में गया और माँ की सेवा किया, लेकिन से माँ तो गुजर गई। तो फिर 2 साल के बाद फिर मैं हमारे कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय संगठन मंत्री के भास्करराव कळंबी, उनको मिलने के लिए गया उदयपुर में। और उनको मैंने बताया कि महाराष्ट्र से बाहर निकलने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि वो हमेशा आह्वान करते थे कि महाराष्ट्र महाराष्ट्र क्या करते हो, बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रश्न है और बहुत सारे चैलेंजेस है, तो महाराष्ट्र से बाहर निकलना चाहिए। मैं उनको मिलने के लिए गया, उन्होंने मुझे मेघालय या बस्तर चुनने के लिए बोला। उसी बीच में मेरी पत्नी है सुनीता गोडबोले, ये एमएसडब्ल्यू किया था पुणे में, करवे इंस्टीट्यूट से एमएसडब्ल्यू किया था। लेकिन इसका मन ये था कि मैं आदिवासियों के बीच में ही जीवन बिताना चाहती हूँ, उनकी सेवा के लिए मेरा जीवन जाएगा, ऐसा उसका निश्चय था। तो उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो हमारे परिचय हो गया, शादी हो गई और हमको बस्तर भेजा गया। तो हम बारसूर में मार्च 1990 में आए और तब से हम लोग यहाँ इस कार्य में हैं। अरे बहुत बढ़िया। तो जो सेवा का भाव है आपके मन में, वो पुस्तक से ही आया? पुस्तक से आया। मैं देखिए, अपना जीवन भी अपने लिए भी एक पहेली है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं किसी को मदद नहीं करने वाला, इतना प्रकृति में घूमना ये मेरा आनंद की चीज है। जंगल में घूमना हम सब लोगों को आनंद देता है, तो वो मेरे अंदर चीज थी। लेकिन ये संवेदनशीलता मेरे पास कहाँ से आई? तो हो सकता है मेरी माँ जो थी वो टीचर थी, लेकिन उसका अगल बगल के सभी महिलाओं के साथ उसका बहुत अच्छा रिश्ता था और वो सारी महिलाएं अपना दुख बोलने के लिए हमारे घर में आती थी और पैसे की मदद भी करती थी, उनको सलाह देने का काम करती थी। तो हमारी माँ, हमारे घर में कोई जाति पाति नहीं था, कोई संबंध ही नहीं था जाति पाति का, सभी जाति की महिलाएं हमारे घर में आती थी, रसोई में बैठ के मेरे माँ के साथ बात करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है
ये मेरे अंदर जो संवेदनशीलता है वो मेरी माँ के कारण मेरे अंदर आई होगी, और वो संवेदनशीलता आज मुझे इस मुकाम तक ले आई। बहुत बढ़िया। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब से पूरी परिचय आप लोगों ने सुना। अब यहाँ एक कुर्सी खाली था और कुर्सी में आ गई हैं। अब ये खुद अपना परिचय बताएँगे, क्योंकि इनकी ये धर्मपत्नी, फिर भी चाहूँगा कि ये किस तरीके से इनके साथ मदद करने में, तो साथ खड़ा रहने में क्या-क्या आपका योगदान रहता है? सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुनीता गोडबोले और मैं भी पुणे की रहने वाली हूँ। और जब डॉक्टर राम गोडबोले से शादी हो गई तो 1990 में हम लोग यहाँ आए। और इसके पहले भी मैं भी महाराष्ट्र में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जो संस्था है, संगठन है, उसका काम करती थी। वहाँ के कुछ केंद्रों में रही हूँ। वहाँ का आदिवासी या वनवासी जो जनजीवन है उसको भी देखी हूँ। और लेकिन यहाँ आने के बाद हमें एक अलग ही ये मिला देखने को। मतलब इतना अंदरूनी जंगल और पूरा मतलब बाकी समाज से कटा हुआ। वनवासी के जो एक वैशिष्ट्य है कि जैसे भाई कम बोलने वाला, दबा हुआ समाज, और अपने में मतलब ये मस्त रहने वाला, लेकिन फिर भी आतिथ्यशील और ऐसे सभी गुणों से भरा हुआ। और ऐसे वो सब यहाँ पर मिला जरूर, देखने को सब मिला। अनुभव भी अभी हम ले रहे हैं, अभी तक आज भी ले रहे हैं। तो लेकिन एक बात ध्यान में आया कि कुछ बातें जो है वो बहुत प्रमाण पर है। इसका कारण मैं समझती हूँ वैसा है कि बाकी समाज से जो उपेक्षित और दुर्लक्षित जो समाज घटक रहता है, उसमें जो एक प्रकार की स्वयं को कम आंकने की एक जो प्रवृत्ति रहती है, और दबे हुए रहने की जो एक ये मतलब वो स्वभाव बनता है, वो यहाँ पर मुझे ज़्यादा देखने को मिला। और इसके कारण से शुरू-शुरू में जब हम गाँव-गाँव में गए, तो यहाँ पर जो दीदी लोग हमारे साथ रहते थे, काम करते थे, वो तो थे ही। लेकिन वो उन लोगों के साथ संपर्क करते समय वो सब बातें ध्यान में आती थी। खास करके जब अस्पताल में आते थे डॉक्टर साहब के पास और इलाज करने के लिए, तो उनको वो अपना नाम तक ढंग से बताना, क्या हो रहा है, बच्चों को अगर साथ में लाए हैं तो उनकी बीमारी क्या है, ये बताने में भी बहुत कठिनाई होती थी। उसका एक मुख्य कारण ये भी था कि उनको जो हिंदी जो माध्यम की भाषा होती है वो नहीं थी, आती थी। लेकिन उनको ये एक मतलब बोलने का वो डर था, उनके चेहरे पर वो झलकता था कि भाई ये बोलने के लिए डर रहे, कि भाई ये तो शर्ट पैंट पहना हुआ आदमी है, या फिर ये तो अच्छे से सब मतलब शहर का व्यक्ति तुरंत ध्यान में आता था उनके। और वो स्वाभाविक रूप से उसके साथ पेश आने में थोड़ा सा डरते थे या स्वयं को हिचकिचाते थे। लेकिन जैसे-जैसे हम यहाँ पर यहाँ की जो हल्बी और गोंडी भाषा है, उसको हमने सीख लिया और अच्छे से उनके साथ संवाद पाने मतलब कर पाने के इसमें सक्षम हो गए, तो फिर एक और आनंद आया कि हम कहीं भी किसी भी गाँव में अकेले जा सकते थे और हम बातचीत कर सकते थे। मुझे मेरे साथ हमेशा नहीं तो कोई ना कोई कार्यकर्ता को लेके जाना पड़ता था। लेकिन 2-1 साल में मतलब इन 90 में आए तो 92 तक मुझे अच्छा से भाषा आने लगी। उसका एक कारण ये भी है कि यहाँ प्रोत्साहन मिला। मैं जो भी बात करती थी, सब महिलाएँ ऐसा-ऐसा मुँह पे हाथ रख के हँसती थी। लेकिन उनको पूछ मैं जब बोलती थी ना कि कैसे लगा आपको? आप तो हँस रहे हो, फिर मेरा गलती हो गया क्या? नहीं, आंगे निमनेला निकाय मतलब गोंड मा कोया माटा ने काय कित्त वो। म्हणजे त्या तो वो मेरा एक ये प्रोत्साहन करती थी कि नहीं आप अच्छा बोले हो। जबकि मैं हमारे यहाँ जो बहनें लोग थी उनका हमेशा हिंदी की कुछ ना कुछ गलतियाँ निकालती थी कि अरे दीदी ऐसा नहीं, हम आ रही है ऐसा, मैं आ रही हूँ बोलना, आ रहा हूँ नहीं बोलना, ये ऐसा इस प्रकार से मतलब निकालती थी। लेकिन वो मेरे से हमेशा सब गाँव के भी और हमारे यहाँ जो मेरे साथ कार्यकर्ता थे वो भी बहुत प्रोत्साहन देते थे। और खास करके जब 91 में हमने कन्या छात्रावास शुरू किया
उस समय भी बहुत अच्छा से मतलब एक ये मिला हमको और गति मिला इस काम को, क्योंकि बच्चों को गांव-गांव में जाना, उनके माँ-पिता को समझाना कि बच्चों को यहाँ पढ़ाने की कितनी आवश्यकता है और आप दे दो। तो पहले-पहले तो छोटे-छोटे बच्चों को आगे करते थे, 3 साल के, 4 साल के। तो फिर मैं बोलती थी कि ऐसा नहीं है भाई, 3-4 साल के बच्चों को कहाँ पढ़ाएँगे? ये तो 6 साल के पहले तो पढ़ाते नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। ऐसा नहीं, नहीं, वो बड़ी वाली को नहीं देंगे, छोटे वाले को देंगे। तो वो भी बातें ध्यान में आई कि बड़े वाले को क्यों नहीं देंगे? तो घर में जो बाकी छोटे बच्चे हैं उनको सँभालना, कभी-कभी माँ का हाथ बटाना, महुआ के समय, बाकी वनोपज जमा करते समय बच्चों के सहयोग होता था। बकरी है चराना है, गाय चराना है, उसमें भी उनका सहयोग होता था। तो ये सब काम के लिए उनको लगता था कि भाई बड़े बच्चों को नहीं भेजेंगे, छोटे बच्चों को भेजेंगे। आज वो माहौल पूरा बदला है, लेकिन ऐसा होता था। आज भी अंदरूनी गाँव में है ही वो भी, लेकिन उस समय तो आम दिखता था। तो ये धीरे-धीरे मतलब ऐसे सब बदलाव आते गए और हम लोग भी यहाँ पर फिर घुल-मिल होते गए। अब तो हम बोलते हैं और मेरी बातों से तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई-कोई बोलते हैं कि आप यहीं के हो क्या? यहाँ के लगते तो नहीं हो, लेकिन आप गोंडी बहुत अच्छा बोलते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। आप लोग से बस ये अपन जानना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर आकर के जो कार्य चालू किए, उसमें सबसे जो दुःख का घड़ी कभी ऐसा रहा होगा जिसमें आप लोग बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गए होंगे, डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत तकलीफ हुआ होगा किसी बातों से, तो कोई ऐसा पल जो आप लोग बता सकते हैं, एक आध उसमें से, तो कौन-सा पल? हमारा एक एक जनजाति समाज का एक कार्यकर्ता जो है, आदिवासी कार्यकर्ता, तो उसके उस समय महाराष्ट्र में था, उसके भाई की यहाँ हत्या हो गई। तो हत्या इसलिए हो गई कि वो एक अंधश्रद्धा का मामला था और उसमें हत्या हो गई। तो अपने गांव के ही लोगों ने अपने कार्यकर्ता के भाई की हत्या किया। उसी गांव के लोग, अगल-बगल में रहने वाले लोगों ने ही हत्या किया। तो ये बात जब हमें सुने तो हमारा ऐसा हो गया कि हम आदिवासी जनजाति या जंगल में रहने वाले जो वनवासी समुदाय है, उनकी सेवा के लिए तो हम लोग यहाँ आए। सेवा करने के लिए ऐसे नहीं आए, भगवान हमसे करवाता है, हम करवाते हैं। हमारे अंदर वो भावना भी नहीं है, तो हम करने के लिए आए। लेकिन जिस समाज में अपने ही गाँव के घर के एक व्यक्ति को सब मिल के हत्या करते हैं, तो ये बड़ा झकझोर देने वाला अनुभव आया। और मैं जब महाराष्ट्र से आया, तो उस गाँव में गया मैं, और मैं उन जितने-जितने अपने सभी लोग थे, हर हमेशा दवाखाने में आने वाले, हम उस गाँव में घुल-मिल के जाने वाले। तो मेरा इतना गुस्सा बढ़ गया कि मैं हर घर में जाके पूछा कि तुमने इसको क्यों मारा? तो वो हर लोग बोले, भैया गलती हो गई, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपने गाँव के एक आदमी को सब लोगों ने मिल के मार दिया। ये तो बहुत गलत हो गया। तो ऐसे गलत क्यों किया आप लोगों ने? नहीं, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो मैं सबको बोला, आप भगवान आपको सज़ा ज़रूर देगा। ऐसा मैं सब घर में बोल के आया। अब ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा जो गुस्सा था तो वो निकल गया। आश्चर्य की बात ये है कि मैं इतना तीव्र भाषा में उनके साथ बात किया, एक भी जनजाति, एक भी आदिवासी ऐसा नहीं बोला कि आप हमको इतना क्यों बोल रहे हो? भैया गलती हो गई, हमको माफ़ कर दो, गलती हो गई, माफ़ कर दो। वहाँ से मैं वापस आया आश्रम में, तो समझ लीजिए 15 दिन तक तो मेरा काम करने का मूड ही चला गया। कुछ भी नहीं करूँगा, मैं इस समाज के लिए आया हूँ ना, मेरा कोई मतलब नहीं है अभी इस समाज से। मुझे रहना इच्छा ही नहीं है। तुम लोगों ने अपने आदमी को मार दिया, जो अगल-बगल में रोज़ हमारे केवल बाहर का एक कोई आदमी आया, उसका इशारे पर आप बगल के घर के समझ समझ लो रिश्तेदार आदमी को ही आप मार देते हो। सामूहिक हत्या, और वो सारे के सारे कोर्ट में दोषी मुक्त हो गए। ये सब इतना मैं ये हो गया, तो बहुत मेरा हिम्मत ही चला गया उस काम का। लेकिन एक 6-7 दिन ऐसा ही शांत बैठा, मैं कुछ किया ही नहीं, मुझे कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद हम लोग महाराष्ट्र के हैं, तो शिवाजी राजा जो हमारे यहाँ हो गया, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका चरित्र था, जीवनी थी मेरे पास। वो जीवनी मैं फिर 6-7 दिन के बाद कितना दिन बैठे रहूंगा, काम धंधा कुछ करना ही नहीं है। जिस काम के लिए आया हूँ वो सब निराशा में चला गया, अब क्या मतलब रहा। तो जीवनी मैंने पढ़ना चालू कर दिया, और 7-8-10 दिन वो जीवनी पढ़ा, तो पता चला कि महापुरुष जो रहते हैं, उनके जीवन में कितनी कठिनाई आती है, ये तो हमारे कुछ भी नहीं है। 400-400, 500 सैनिक एक झटके में उनके मारे जाते हैं, तो राजा कैसे सहन करता होगा, कैसा उसमें से निराशा से पार होता होगा। वो सब जीवनी पढ़ने के बाद धीरे धीरे मूड आ गया।
फिर हमारे एक कार्यकर्ता थे, बहुत बुजुर्ग है, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे वो राम बोलते हैं, राम बोले, राम जो पढ़े लिखे समाज है उसके जीवन में भी ऐसे प्रसंग आए होंगे ना, हमारे पुरखों लोगों ने क्या अपराध भी किए होंगे, हमारे पुरखे भी शराब पीते होंगे, हमारे पुरखे भी अंधश्रद्धा में डूबे होंगे, उन समय भी ऐसी हत्या हुई होगी। अब समाज ऊपर आता है तो इसी एक लेवल से ऊपर आता है, हमारे सामने घटित होता है इसलिए हमको धक्का लगता है। लेकिन अब भूतकाल में ऐसी कितनी घटनाएं बस्तर में हुई होगी, हर समय ऐसा फ्रस्ट्रेशन थोड़ा लेना है। समाज जहां तक आता है तो ऐसे सारे कष्ट और से उतार चढ़ाव से ही ऊपर आता है। तो उसी से मेरा धीरे 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 टेंशन चला गया और फिर मैं धीरे धीरे संवर गया, वो तो चिंता नहीं। ये मेरा जीवन का बहुत कठिन क्षण था। 1 महीना हमारे काम नहीं हो रहा था हम लोगों से, 1 महीना हमारा ऐसा ही चला गया निराशा में जबरदस्त। जैसे कि आपने बताया कि उस समय हम बहुत दुखी हुए और आप लोग दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। मेरे को एक चीज़ ऐसा समझ में आता है कि जब भी आप है ना ऐसा कोई तकलीफ में आते हैं तो आप पुस्तक का सहारा लेते हैं तो कोई हम आपके परिवार में जो बीता हुआ पल है तो आपके जो माता-पिता जो बताएँ हैं उस चीज़ को याद करते हैं और उससे उभरने का कोशिश करते हैं। सामान्य तो मुझे ऐसा समझ में आया आपके क्योंकि आपने पहले भी बताया कि जब मेरे को तकलीफ हुआ था तो जब मैं मोटिवेट हुआ था कि सेवा करूँगा तब आपने भी वो पुस्तक पढ़ा था। अभी जब मैंने बताया कि आप सबसे ज़्यादा परेशान कब थे, तो उस परेशानी से उभरने के लिए भी आपने पुस्तक का सहारा लिया। तो कहते भी हैं ऐसे जनरली कि सही पुस्तक, सही मित्र और सही मार्ग अगर मिल जाता है तो लोग सफलता की राह पर पहुँच जाते हैं और ये डॉक्टर साहब और उनकी धर्मपत्नी ये बहुत अच्छे उसके उदाहरण हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा पल जब आपको सबसे ज़्यादा आनंदित हुए हो आप लोग? तो यही जो अभी वर्तमान वर्तमान में चल रहा है, ये क्षण मेरे लिए बहुत आनंद का क्षण आया। देखिए, हम लोग इस जनजाति समाज की सेवा में तो जाते रहते हैं। अबूझमाड़ के उस पार, यहाँ से 5 किलोमीटर अबूझमाड़ है। अबूझमाड़ के उस पार जाना है तो साइकिल से जाना पड़ता था पहले। हमारे पास मोटरसाइकिल थी, लेकिन मोटरसाइकिल उस एरिया में नहीं चलती थी। तो साइकिल से जाना है या मोटरसाइकिल से जाना है। तो जा रहे, साइकिल से जा रहे, साइकिल से वापस आ रहे। तो इतना दूर पेशेंट को देखने के लिए जाना आना, 2-3 घंटा साइकिल मार रहे। कभी कभी बहुत निराशा की भावना आती है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं उसका कोई मूल्य है कि नहीं, उसका कोई मतलब कोई उसका कीमत करने वाला दुनिया में कोई होगा कि नहीं होगा। क्या हम लोग ऐसे ही कर रहे और ऐसे कुछ समय करेंगे और फिर अंधेरे में चले जाएंगे, जैसे जनजाति समाज के जाते हैं वैसे हम लोग अंधेरे में तो भी सम्मिलित हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, ऐसा लगता था। तो वैसा नहीं, अभी ये जो पद्म पुरस्कार हमको मिला, तब हमको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि भाई हम लोग जो इतने साल कर रहे हैं काम, हम सब काम मन से ही कर रहे हैं और हमने कभी अपेक्षा नहीं किया था कि कोई हमको पुरस्कार मिले, कोई पुरस्कृत करे, ऐसी अपेक्षा नहीं रहती है। तो अचानक ही हमको समाचार मिला कि हमको दोनों को मिलके पद्म पुरस्कार केंद्र सरकार देने जा रही है। तो ये जीवन का एक अच्छा आनंद का क्षण था। उसी में और एक अच्छा क्षण ऐसा आया, जिस समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं वो समाज अगर आपको सम्मानित करता है और उसमें भी जवान लोग, तो ये तो मेरे लिए आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जब हलबारास, नकुलनार के आगे जो हलबारास गांव है, वहाँ एक आश्रम है, दादाजी का आश्रम बोलते हैं उसको। वहाँ से अपने आदिवासी समाज के कुछ लड़के आश्रम में रहते हैं, 7-8 लड़के हैं, उनका एम्बुलेंस है। तो वो हमको फोन किया कि हम आपको अभिनंदन करने बारसूर आ रहे। तो गाड़ी करके, गाड़ी लेके वो सारे लड़के, 7-8 लड़के यहाँ आए और मेरे साथ बात किए और सब लोगों ने मिलके हम दोनों को सम्मानित किया। तो ये क्षण तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उन बच्चों को बोला, अरे तुम लोगों का ऐसी इच्छा कैसे हो गई? बोले, डॉक्टर भैया आपका इतना बड़ा सम्मान होने जा रहा है तो हमको तो आनंद आएगा ही ना, तो हम पहले ही आपको अभिनंदन करने आए। तो आदिवासी बच्चों ने, जवान 17, 18, 20, 25 उम्र के आदिवासी लड़के इतना दूर से आके हमारा सम्मान कर रहे हैं, इससे और आनंद का क्षण क्या हो सकता है। तो ये हमारे लिए कई आनंद के क्षण है, लेकिन ये मेरे अभी बहुत याद रहा ये क्षण मेरे लिए। आप लोग के जीवन में तो यहाँ कार्य करने के समय सबसे ज़्यादा तकलीफ कब होता है, कठिनाई कब होता है कि अरे यार ये अब तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसको कैसे करें और उसको हल कैसे करते हैं आप लोग? नहीं, सबसे कठिन चीज जो है ना, अभी हम लोग, पहले हम लोग ओपीडी दवाखाना चलाते थे, उसके बाद हम लोग मेडिकल कैंप करने गए। कैंप से फॉलोअप का पेशेंट्स को ले जाना, ठीक करवा के लाना, वो सिलसिला चलता रहा।
उसमें कुछ बच्चे हमको कुपोषित मिलने लगे कि जिनका हीमोग्लोबिन 8 के नीचे है, 5 है, नॉन रिकॉर्डेबल हीमोग्लोबिन है। माने कितना कुपोषण है बताइए आप। इतने कुपोषित बच्चे हमको दिखने लगे। फिर उनके लिए अलग से कार्यक्रम करते गए हम लोग। और फिर माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया एलिवेशन स्कीम, MASS, ये स्कीम हम लोगों ने चालू किया। तो इस चीज के तहत क्या होता है, जंगल में जाके छोटे आदिवासी बच्चों को हम लोग क्लिनिकली माने शरीर और इससे हम जांच करते हैं, उनकी सिलेक्ट करते हैं। और फिर हीमोग्लोबिन करके जिनका 8 के नीचे है, ऐसे बच्चों को हम सिलेक्ट करके उनके ऊपर 6 महीना तक प्रयास करके कम से कम 8, 9, 10 हजार खर्चा होता है एक बच्चे के लिए। वो सब खर्चा करके उसको 6 महीना तक उसका हीमोग्लोबिन 12-13 ले जाते, तो 10 में से 8 बीमारी आना ही बंद हो जाता है। माने उनकी प्रकृति में, उनके जीवन में एक अलग ही प्रकार का टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि वो बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। 10 में से 8 बीमारी आती नहीं। अब ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, सब अच्छी चीज है। लेकिन जब हम गांव में जाते हैं और ये देखते हैं कि भाई हम दिया वाला दवाई 15 दिन वैसा ही है, दिया हुआ पोषक आहार दूसरे कोई खा गए, बच्चों को मिल ही नहीं रहा है, हीमोग्लोबिन भी नहीं बढ़ा है। तो हमारा कार्यकर्ता जो है, आदिवासी कार्यकर्ता है, इतना जंगल में 50-50 किलो वजन उस कंधे में रख के पहाड़ चढ़ के उनके घर तक पहुंचा के उनको समझा के वो पोषक आहार, मल्टीविटामिन दवाई, आयरन दवाई, ये सब पहुंचाता है, मध्याह्न भोजन का सामान पहुंचाता है। ये सब होने के बाद भी बच्चे का हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है। और उसके माँ पिता के चेहरे पर हमको ये दिखता है कि भाई क्या होता है, नहीं बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, क्या होता है। अरे आपके बच्चे का जीवन बचाने के लिए हम इतना सारा प्रयास कर रहे, और आपको तो कुछ लगता ही नहीं मन में, तो आपने दवाई क्यों नहीं खिलाया? नहीं खिलाया। तो वो माँ पिता सब शराबी है, शराब पीते हैं, तो उनके अंदर क्या चेतना रहेगी और कैसी रहेगी? वो अपना खुद का प्रकृति का, अपना खुद का तबीयत का वो जानते नहीं है, करना जानते नहीं, तो बच्चे का वो क्या करेंगे? तो वो जो क्षण रहता है, उस समय हमारा मन एक कुंठा में चला जाता है कि भाई इसको क्या करना चाहिए, ये चालू रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। स्वाभाविक प्रतिक्रिया ये रहती है कि बंद करो, आपको जरूरत नहीं ना, हम बंद करेंगे आपका पोषक आहार। 1 रुपया आपसे हम लोग नहीं ले रहे, सारा 8-10 हजार का खर्चा हम लोग कर रहे, फिर आप खिलाते ही नहीं हो देने के बावजूद भी। अब इसको हम कैसे, इस तरीके से इसको हैंडल करेंगे? तो उस समय हमको बहुत परेशानी हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, इस बच्चे का पोषक आहार बंद करो। हमको बहुत तकलीफ होती है कि जो बच्चे का कोई दोष नहीं है, वो इनोसेंट है, लेकिन इसके माँ पिता इतने अज्ञानी है कि उनको कुपोषण भी मालूम नहीं, कुपोषण से मुक्त होना क्या है मालूम नहीं, और ये सारी बीमारियां इससे आती है ये भी उनको पता नहीं है। तो वो क्षण हमारे लिए बहुत भारी रहता है। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि ये जो बच्चे हमारे सामने है उनका कोई दोष नहीं है, उनकी पूजा, ये भगवान की पूजा है। ये जब हमारे मन में वो पक्का बैठ जाता है, तो माँ पिता कैसे भी हो, इन बच्चों का हमको इन बच्चों की सेवा करनी है। ये हमारे लिए बनफूल है। इसलिए हमारे संस्था का नाम हम लोग बनफूल परिवार रखा है, बनफूल नाम रखा है, इसलिए है। तो ये हमारा क्षण जो है भारी रहता है, लेकिन उसमें से हम लोग पार होके हमारा कार्यक्रम चलते रहता है। आजकल के युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, तो युवा लोग इन सब चीजों में उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उनको अपेक्षा बहुत ज्यादा रहता है कि सम्मान हमें मिले। तो क्या ये संभव है? और युवाओं को आप लोग अपने दृष्टि से क्या बताना चाहेंगे अभी के जनरेशन के लोगों को? हाँ, मैं तो इतना बोलूंगा कि देखिए, हम लोग ये कई संतों के जो ये उद्बोधन रहता है उसमें हम लोग सुनते रहते हैं, किताबों में सुनते रहते हैं, सब सुनते हैं कि अच्छा कर्म का अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म का बुरा फल मिलता ही है। ऐसा है मेरे जीवन में, मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ। मैं कहीं से बताया, किसी किताब में पढ़ा, किसी संतों का प्रवचन से नहीं, मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ। हम अच्छा कर्म करेंगे, देर सवेर उसका अच्छा फल हमको मिलता है। आज जो पद्म पुरस्कार मिल रहा है, इसके पीछे हम लोग 30-35 साल से लोग काम कर रहे हैं हम लोग। तो अच्छा तो हम कर्म करते ही है, लेकिन उसका फल भी हमारे मन में नहीं रहता है, लेकिन जरूर फल मिलता है। ये मेरे जीवन में मैंने अनुभव ले लिया। तो मैं सबको, जवान लोगों को, खास करके जनजाति आदिवासी समाज के लड़कों को, लड़कियों को मैं बिल्कुल समाज ये बताना चाहता हूँ कि आप अच्छा कर्म की तरफ ध्यान दे दो। क्या फल मिलेगा, कैसा फल मिलेगा, इसके पीछे मत रहो। जो आपको काम मिला है वो लगन से, संवेदनशीलता से, प्रामाणिकता से आप केवल करते जाओ। उसमें लोगों का अच्छा होते जाएगा, आपको जरूर उसका फल मिलेगा।
मैं अपने जीवन में अनुभव किया हूँ। दूसरी बात है कि ये जो हम पुरस्कार हम जो मिला है, ये पुरस्कार मैं ये सोचता हूँ कि मेरी माँ मुझे दिला रही है। भारत माता ने मुझे ये पुरस्कार दिया है। तो माँ बच्चे को खिलाती है, तो वो रिश्ता कैसा रहता है? वो सहज रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, कोई दिखावटी नहीं। वैसा ये पुरस्कार भारत माता मुझे दे रही है, तो मुझे उसमें अपार आनंद आ रहा है। ये मेरा आज का अनुभव है। तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ, संवेदनशीलता, प्रामाणिकता और लगनता से काम करो, आपको बिल्कुल सफल यश मिलेगा। उसको आप यश से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरे जीवन के अनुभव से आपसे बता रहा हूँ। एक चीज़ बहुत अच्छा से आपने बताया कि जनजाति के लिए आपने काम किया, है ना? तो जनजाति युवा लड़के लोग आपको आके तुरंत सम्मानित किए और अभी देखिए जिनका जो प्रमुख सम्मान जो आपको कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति जो महा में प्रथम नागरिक वो बिल्कुल, भी यही बिल्कुल। जनजाति हाँ, से। वो जनजाति बहुत समाज तो के ये अच्छी बात है। आपके लिए मतलब बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। गौरव की बात है कि एकदम, जिसके लिए आप बहुत काम कर गौरव रहे की, हैं, सही बात। वही आज की डेट में मतलब सर्वे सर्वा वहीं बैठे हैं, है ना? सर्वोच्च पद पर सर्वोच्च है पद पर भारत। बैठे हैं और वही आप लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बहुत आनंद का गौरवान्वित क्षण है वो हमारे बहुत हाँ, लिए, आनंद बहुत का बहुत आनंद, आनंद का गर्व क्षण है। का हाँ, हाँ, अनुभव हाँ। है। बहुत अच्छी बात है यार। अभी बहुत सारे ऐसे युवा लोग हैं कि डिजिटल ज़माने में युवा लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल में अपना रील डालते हैं और ऐसी-ऐसी चीज़ें बनाते हैं। तो कई जगह मैं जाता हूँ, जैसे मैं प्रोफ़ेशनली स्कूल, कॉलेज वगैरह में भी जाता हूँ, मोटिवेशनल ट्रेनिंग के लिए करियर जैसे भी आईटीआई में एडमिशन होना है, उसके लिए एग्ज़ाम से पहले अभी कई स्कूल, कॉलेजों में जा रहा हूँ और ये 10वीं के 12वीं के बच्चे को बताने जा रहा हूँ कि डिजिटल ज़माना आ गया है, आपको टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए, तो आईटीआई भी आप सेलेक्ट कीजिए। लेकिन ऐसा देखने के लिए मिलता है अभी कि इस डिजिटल ज़माने में बच्चे जितना अच्छा होना चाहिए, उससे ज़्यादा खराब हो रहे हैं। जैसे रील बनाने के लिए कई ऐसी घटनाएँ आते रहते हैं कि रील बनाने के चक्कर में वो गिर गया, पैर फिसल गया। तो इसको इस चीज़ों को आप लोग के अभी जो दृष्टिकोण है, आप लोग के समझ से कैसा युवा लोग को क्या बताना चाहिए कि कैसा कितना ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, वो आप जो बोल रहे हैं वो समस्या अभी हम भी देख रहे हुँ, हैं। मतलब कभी-कभी लगता है कि यहाँ पर अगर लोग देखेंगे जो आते हैं ना, कहीं टूरिस्ट आते हैं या हमको मिलने भी आते हैं, वो जब सबके हाथ में मोबाइल वगैरह देखते हैं तो ये मतलब रहता है। बहुत बार मतलब मैं सब जगह ये बताती हूँ, जब मुझे मौका मिलता है ऐसे यहाँ के छात्रावास में पढ़ने वाले जो 11वीं-12वीं के हैं, कॉलेज के युवक हैं, युवतियाँ हैं, उनको मिलने का जब अवसर आता है तो मैं बताती हूँ कि देखिए भाई मोबाइल एक अच्छा साधन है, लेकिन इस साधन का उपयोग हमारा जो समाज है, हमारा परिवार है, हमारा गांव है, वो आगे कैसे बढ़े, इसके लिए हमको करना चाहिए। मोबाइल में हम ऐप डाल के वो अमेज़न से फलाना से चीज़ें मँगवा रहे हैं, पहन रहे हैं, ये सब है, दिखा रहे हैं सबको, वो कुछ दिन के लिए है। लेकिन क्या हम उसमें से जो स्वास्थ्य की जानकारियाँ होती है या अगर कभी जल्दी हमको ध्यान में नहीं आता है कि 108 बुलाना है तो चलो हमको मोबाइल का उपयोग करना चाहिए या उसके लिए ये करना चाहिए। तो ये ऐसे जो है खास करके जो बीमा अपने घर में जो क्या एनीमिया से पीड़ित हमारे माँ-पिता है, माँ है जो परिवार के लिए सब इतना कष्ट करती है, लेकिन उसके भलाई के लिए हम देखते नहीं हैं। हम खाली मतलब जो बड़े हैं हो गए, जो पढ़े-लिखे नहीं है वो मिर्ची तोड़ने कहीं आंध्रा जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, काम करके पैसा ला रहे हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर पैसा ऐसे ही चीज़ों में जा रहा है। तो मैं सभी लोगों को ये बताती हूँ हमेशा कि आप परिवार के लिए भी अपने पैसे का उपयोग करो। केवल अपने स्वयं के लिए मत करो, केवल मुझे आज ये मोबाइल का ये मॉडल है, अगले बार मुझे वो मॉडल लेना है, इसलिए मैं मज़दूरी करने जा रहा हूँ। मेरा मोबाइल बार-बार रिचार्ज करने के लिए मिले, बैलेंस भरने के लिए मिले, इसलिए मैं कुछ मज़दूरी करने जा रहा हूँ। ये बात ठीक नहीं है। तो उसका जो डिजिटल युग में आज सही और अच्छा उपयोग ये है कि हम हमारा जीवन अच्छा करने के लिए और अच्छे का मतलब अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा सज-धज के रहना और नेल पॉलिश लगाना, लिपस्टिक लगाना, ये अच्छा जीवन नहीं है। अच्छा जीवन वो है कि जिसमें हम कम से कम बीमार पड़े, हमारे जो छोटे भाई-बहन हैं या ये है वो उनको पढ़ाने के लिए हम प्रेरित करें और हम खुद पढ़े-लिखे नहीं हैं तो उसको कम से कम
कुछ ना कुछ अच्छी चीजें पढ़े, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करे। अपने गांव में जो कुछ कमियां हैं उसको हम पंचायत के माध्यम से कैसे सुलझा सकते हैं, गांव के लिए जो योजनाएं सरकार बनाती है उसकी जानकारी लेना, और उसको अपने पंचायत के माध्यम से जो पंचायत में बैठे हैं लोग इस गांव को विकास करने के लिए, उनके उनको मतलब पीछे लग के वो करना, जिनको मिल नहीं रहा है। ऐसे बहुत गरीब तब अपने गांव में भी ऐसे एक छोर में रहने वाले गरीब लोग हैं, लेकिन ज्यादातर जो भी योजनाएं है वही वही घूमते रहती है। असली जो आवश्यक वाला जो रहता है ना परिवार या घटक, वो उस घटक तो वंचित ही रह जाता है। तो हमें उसका, हमारे जो भी हमारे पास ऐसे संसाधन है उसका उपयोग, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे मोबाइल हो, जो या फिर हमारा कुछ हमारे पास थोड़ा आर्थिक रूप से और इसमें हम ज्यादा ठीक हो, तो वो सभी ऐसे संसाधनों का उपयोग, हमारे बुद्धि का उपयोग हमारा गांव, हमारा परिवार इसके लिए करना चाहिए। क्योंकि समाज का हर घटक आगे जाएगा, जैसे परिवार में भी हर घटक आगे जाएगा तब तो वो परिवार का नाम होगा। किसी परिवार में एक चोर है तो बोलेंगे हाँ वो बाकी सब अच्छे हैं लेकिन वो चोर है, ऐसा बताते जाएंगे। यानी आपके परिवार का ज्यादा क्या होगा कि चोर है, एक जन चोर है, मतलब या फिर एक जन अच्छा नहीं है, इतना तो जरूर बोलेंगे, भले चोर नहीं बोलेंगे। उसी प्रकार समाज में जो, अगर पूरे भारत में एक भी समाज, हमारा जितने भी घटक है वो एक में भी घटक अगर पीछे है किसी भी दृष्टि से, तो वो पूरे भारत के लिए अच्छा नहीं है। उसी प्रकार वो गांव को भी लागू होता है, सभी को लागू होता है। तो हमारा एक जनजाति समाज से हम है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि वो समाज मेरे लिए कुछ कर रहा है, वो परिवार, मेरे माँ पिता, बड़े भैया, चाचा चाची, जो कभी कभी जो अनाथ बच्चे हैं उनके तो कोई और पालता है, तो वो सबका कर्तव्य है कि मैं, मेरे पास जो है उनके लिए मैं कुछ करूं। और मेरे पास अगर ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा जानकारी है, ज्यादा संसाधन है, तो उसका उपयोग मेरे गांव और परिवार के लिए करूं। इतना ही मैं कहना चाहूंगी। होता है तो ऐसे करते मतलब हैं। कभी-कभी हाँ खटपट हो हाँ जाता हाँ, होगा, होता है ना, तो होता है। कैसे-कैसे जैसे होते? कुछ ज़्यादा बातों कौन बोलते? में डॉक्टर साहब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं बोलती हूँ। आप ज़्यादा हाँ, बोलते मैं हैं। ज़्यादा बोलती हूँ क्योंकि स्वाभाविक है, ये तो एक तो संवेदनशील भी बहुत है, हाँ, लेकिन कभी-कभी हमको व्यावहारिकता भी सोचनी पड़ती है, अच्छा। क्योंकि कोई संस्था चलाना है, काम हुँ, चलाना है, तो हुँ। हमको व्यावहारिकता से भी बातें करनी पड़ती है। तो वो व्यावहारिकता का पक्ष रखने का काम मैं करती हूँ अच्छा, अच्छा, हमेशा, अच्छा। कि भाई अरे, अरे अभी जाओ, वो उसको पेशेंट को ले जाना है, उसको चलो, चलो, चलो अब एम्बुलेंस तैयार करेंगे, ये करेंगे। हाँ, लेकिन उसकी सेवा के लिए कौन जा रहा है भई? हाँ। हमारा कार्यकर्ता तो 15-15 दिन सेवा के लिए नहीं जा सकता। तो ये जो मानसिकता है कि लोगों में भी वो बनाना पड़ेगा कि ये कोई सरकारी नहीं है, या सरकारी हो तो भी भाई मेरे घर में कोई बीमार है तो उसके लिए सेवा तो मुझे करनी है ना। करनी है, तो बराबर। ये उनको ये समझाना, उनको, हाँ सीरियस है तो जरूर ले जाते हैं, उसमें तो कोई आगे पीछे नहीं देखता है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जिनको 2-4 दिन बाद थोड़ा तैयारी करके कुछ पैसे का जुगाड़ भी करना पड़ता है, क्योंकि आज तो सब बड़े वाले, जब आपको रायपुर या जगदलपुर ले जाना है तो सब जगह तो मुफ्त, आयुष्मान के बाद भी नहीं होता है, कहीं कहीं तो सही। कुछ पैसा तो लगता ही है। तो वो सब जुगाड़ करना, उनको सब बातें समझाना कि देखो आप भग के नहीं आना, ऐसा वैसा, ये सब मेरा ही काम रहता है उनको समझाने का। अभी चीतू है हमारे साथ, हमारा कार्यकर्ता, लेकिन तभी भी मुझे भी समझाना पड़ता हाँ, है। हाँ, मैं ऐसे कभी-कभी बहुत सारी बातें हैं। आजकल जैसे मैं सेशन में जाता हूँ, तो फैमिली सेशन जब लेता हूँ, बड़े लोग का, टीचरों का, तो मैं एक चीज़ महसूस करता हूँ, जो खुशी के बारे में बताना चाहता हूँ उन लोग को, और कि वर्तमान जनरेशन में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जायटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा शिकार हैं। तो मैं खुशी के बारे में बताता हूँ, तो मैं थोड़ा-सा आप लोग से जानना चाहता हूँ, उसमें थोड़ा-सा मैं सुख और शांति के बारे में बताता हूँ। तो जैसे मैं अभी अपने घर से यहाँ आया, तो मेरे पास सुख था, अन्य की सुविधा, गाड़ी था, मैं आ गया आप लोग के पास, लेकिन मन मेरा कहीं था, शांति नहीं था। सुख तो था लेकिन बिल्कुल शांति शांति नहीं था। नहीं थी। तो महत्वपूर्ण ज़्यादा क्या है? पहले क्या होना चाहिए आप लोग के हिसाब से? शांति होना चाहिए कि सुख होना चाहिए? हाँ, शांति ही होना चाहिए, शांति क्योंकि होना सुख तो आज आए है, कल हाँ, नहीं है। हाँ। लेकिन अगर आप सही ढंग से अपना ये लक्ष्य रखे हो, तो आपको शांति ज़रूर मिलेगी, चाहे सुख हो ना हो, और जी। वो शांति में ही सुख अपने आप ही आ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही चीज़ आप बताई। यही मैं जानना था कि शांति में ही सुख है। विवेकानंद जी भी बोले हैं कि अगर जी, शांत मन से कोई भी चीज़ को आप बिल्कुल। करेंगे, तो सुख की प्राप्ति होगी ही, है ना? लेकिन शांत
आपका मन होना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो मन शांत नहीं होता है तो सुख कितना भी हो तो वो कोई काम का नहीं, नहीं वो होता है। अगले सुख के लिए फिर दौड़ता है कि आज हाँ, गाड़ी मिला तो और कल और 2 गाड़ी मिले हाँ, या नहीं, और और फिर वो घर अच्छा हो, जो भी है। मेडिकली भी इसका अलग ही विषय है ना सारा ये। जी, कि जी, देखिए, सुख तो आपको मिलेगा, बिल्कुल। आपको पैसा आ रहा है, संपत्ति आ रही है, जी, आप सत्ता मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है, ये सब मिल रहा है। जी, कहीं मान सम्मान कम होने लगा, आपको चिंता शुरू हो जाएगी। जी, कहीं जी, पैसा कम होने लगा, डूब गया, आपको चिंता शुरू हो जाएगी। तो ये चिंता शुरू होने से आपका मन के अंदर अंदर मन का प्रभाव आपके शरीर पर आएगा। तो जो स्टेरॉइड आता है, स्टेरॉइड सिक्रीशन जो बोलते हैं, जी, वो उसी समय शुरू हो जाता है। संकट के समय आपको अलग ताकत मिलने के लिए स्टेरॉइड का उपयोग होता है शरीर में। बराबर जी, है ना? जैसे जी, शेर जी, आ गया, तो जी, शेर से मुझे बचाना है, हाँ, तो बाकी समय मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, इतना तेज गति से उस समय दौड़ूंगा मैं। बाद में समझ में आता मैं इतना कैसे दौड़ा, पता नहीं, जान बचाना था। हाँ, तो हाँ, वो हाँ, ताकत कहाँ से आती है? वो ताकत आपको जो ग्लूकोज खून में आएगा, मसल्स के पास पहुंचेगा, ये सब शरीर की क्रिया रहती है सभी, इसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। जी, तो फिजियोलॉजी में ये सब चलते रहता है। तो लेकिन उसका गलत असर भी है कि उसके कारण शुगर भी बढ़ जाती है, ये बढ़ती है। तो संकट के समय आपको आएगा, बाकी समय आप शांत रहोगे। लेकिन ये संकट का क्षण आप रोज आने लगेगा, मेरा पैसा डूब गया, मेरी सत्ता चली गई, मेरा विरोधी कोई खड़ा होने लगा, अभी दूसरा सरपंच खड़ा होने जा रहा है, तो वो जीतेगा, हाँ, कांग्रेस आई, भाजपा आई, ये मुझे हराने के लिए एक हो गए। तो रोज आपको ये शुरू हो गया, हुँ, तो रोज आपका शुगर बढ़ेगा, रोज आपका बीपी बढ़ेगा, तो हार्ट डिसीज आएगा। तो ये लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। जी, तो आदिवासी लोगों को ये जो लाइफस्टाइल है, इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि इसी लाइफस्टाइल से शहरों के कितने लोगों के जीवन बर्बाद हो गए, कितने लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, जी, कितने शुगर से परेशान हो जाते हैं। जी, क्या हमको भी वही लेना है? वो जो गलत हो गया, वही हमको लेने से भी क्या हाँ, मतलब है? मतलब हमको सियान होना चाहिए कि भाई वो क्या हुआ, वो गलत रास्ता था और गलत रास्ते से हमको नहीं जाना है, अभी सही रास्ते से जाना है। तो बिल्कुल। हमारे वनवासी, आदिवासी समाज सोचते नहीं है पढ़े लिखे लोग कि वो गलत रास्ते से हमको जाना है क्या सच्चे रास्ते से जाना है। तो ये शांति ही महत्व की है। जी, सुख मिलेगा, सुख कम हो जाएगा तो शांति चली जाएगी। इसलिए शांति ही होना ज्यादा जरूरी है। शांति होना ज़्यादा ज़्यादा बहुत ज़रूरी। अच्छी बात है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग से देखने, सीखने समझने के लिए हमें भी अनुभव मिला और भी कभी कंप्लीटली मेडिकल क्षेत्र में आकर के आपसे चर्चा करूँ, ऐसा मैं कोशिश करूँगा। और आप लोगों ने इतना बहुमूल्य समय दिए, शाम हो गया, अंधेरा भी होने वाला है और हुँ, उसके बाद भी हम यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा माहौल यहाँ का लगा और आप लोग ने अपना जो बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए और अभी जो आप लोग को सम्मानित जो किया गया उन सब के लिए बधाई और आप लोग को दिल की गहराई से मेरे हुँ। मुझे सुमन बहुत कार्तिक जी अच्छा का लगा, धन्यवाद को सभी बहुत धन्यवाद को अच्छा धन्यवाद लगा। धन्यवाद। और आप लोगों ने समय निकाल के हमारा हाँ, यहाँ तक आए आए। और आपके माध्यम से हम हर जनजाति, हर आदिवासी घर में ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम कुपोषण और मलेरिया ये हमारे सबसे बड़े विकास के बाधक है। इनसे हमको हमारे समाज को बचाना है। ये सारा पुरस्कार, ये सारा कार्यक्रम, इसका फलित वही होना चाहिए कि घर घर हुँ, से ये कुपोषण मुक्त, हर हर घर हर कुपोषण से घर से मुक्त होना कुपोषण चाहिए। मुक्त। बस धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को।